Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ आईएएस। दोस्तों, गवर्नेंस के जो विजन आईएएस के नोट्स हैं उनके सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने इसका पार्ट 24 लेके प्रेजेंट हो गई हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेजर गवर्नमेंटल इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स के बारे में। और ये पार्ट 24 अपन ने कर लिया है, बस एक पार्ट और आएगा पार्ट 25 और गवर्नेंस की सीरीज हो गई अपनी कंप्लीट। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन के अंदर हम मेनली रूरल डेवलपमेंट को कवर करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट को कवर करेंगे, इसके साथ स्किल डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी को भी कवर करेंगे। कुछ दूसरे सेक्टर्स को जो कवर करा गया है वो वैल्यू एडिशन मटेरियल में सोशल जस्टिस टॉपिक्स के। आइए चलिए समझाते हैं आपको रूरल डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, मतलब ये मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन करा आप उसको समझ गए ना, क्या है क्या नहीं है। जो इनका एक और मतलब विजन वालों का ही है ना, कुछ और है, सोशल जस्टिस का है, उसके अंदर बाकी चीज़ों को कवर करा गया है। खैर, मैं इतना फिलहाल 25th पार्ट तक यहाँ इनकी ये वाली सीरीज पूरी कंप्लीट कर दूंगी और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके बाद जैसा होता जाएगा मैं कर दूंगी, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कराना होगा तो ठीक है। फिलहाल इसको करते हैं, रूरल डेवलपमेंट को करते हैं। दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आता है और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, कि मतलब मनी के टर्म में भी इकोनॉमिक टर्म में भी डेवलपमेंट किया जाए, प्लस समाज के अंदर लोगों की जिंदगी को भी यहाँ पे जो है वो अच्छी तरफ ले जाया जाए, बदलाव उसमें भी आए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये इम्प्लीमेंट कर रही है कई सारे प्रोग्राम्स को स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से, ताकि प्रमोट कर सके एक बेटर प्रोस्पेक्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एम ये है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हैबिटेट डेवलपमेंट करना, प्रोविजन बेसिक मिनिमम सर्विसेज की, और प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट को मार्जिनल फार्मर्स को, साथ में लेबरर्स को, ताकि सीजनल और परमानेंट माइग्रेशन जो होता है ना उसे रोका जा सके। क्योंकि जैसे किसान हैं वो क्या करते हैं, अब गांव से भागते हैं शहर की तरफ, हाँ, अर्बन एरियाज में, तो वहां पे भी वो सही से नहीं पा पाते, स्लम्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पे भी शॉर्टेज करके जाते हैं। तो इन सब चीजों को रोकना, तो ये तो हमने बात करी रूरल डेवलपमेंट को लेके। आइए इसमें सबसे पहली स्कीम की बात करेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि है हमारी मनरेगा। दोस्तों, मनरेगा एक लीगल गारंटी प्रोवाइड करती है 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट देने की हर एक फाइनेंशियल ईयर में अडल्ट मेंबर को, हर या आप कह लो किसी भी रूरल हाउस होल्ड के अंदर जो चाहता है पब्लिक रिलेटेड मतलब काम करना चाहता है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है, एट स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज में। अब देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ये प्रॉपर मॉनिटरिंग करती है इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन को, इस स्कीम की, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का एसोसिएशन साथ में होता है। अब आपको इसके बारे में गोल बताती हूँ, उसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, उद्देश्य ये है कि हमें एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट यहाँ पे बनाना है फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स। कैसे प्रोवाइड करके इनको एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जब दूसरे एम्प्लॉयमेंट ऑल्टरनेटिव्स कम हो या इनएडिक्वेट हो। दोस्तों, ग्रोथ इंजन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर, उसके साथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट वर्क्स में जो आपकी क्रॉनिक पॉवर्टी से प्रॉपर एड्रेस करे, इतनी गरीबी को हटाए, जैसे कि सूखा पड़ गया, डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है। तो ये ऐप यहाँ पे मजबूत बनाता है नेचुरल रिसोर्सेज का बेस रूरल लाइवलीहुड के लिए, और एक ड्यूरेबल असेट को भी क्रिएट करता है रूरल एरियाज में। बढ़िया तरह से इम्प्लीमेंट करके ये स्कीम के पास ऐसा पोटेंशियल है कि ये पूरी गरीबी की जो ये पूरी ज्योग्राफी है ना, इसे बदल देगी। साथ में रूरल मतलब गांव के जो गरीब लोग हैं इनको सशक्तिकरण होगा, इनको एम्पावरमेंट किया जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइट्स बेस्ड लॉ के माध्यम से, और नए तरीके बिजनेस करने की एज अ मॉडल ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म एंकर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ग्रास रूट डेमोक्रेसी यहाँ पे स्टैब्लिश होगी। इसलिए मनरेगा एक ऐसी कंडीशंस बनाती है जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ हो, रेंजिंग फ्रॉम बेसिक वेज सिक्योरिटी से रिचार्ज करना रूरल इकोनॉमी को टू अ ट्रांसफॉर्मेटिव एम्पावरमेंट प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी।
आइए नेक्स्ट बात आपको करते हैं नेशनल अर्बन मिशन के बारे में। क्या है ये थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, इस मिशन का जो एम है वो है डेवलपमेंट रूरल ग्रोथ क्लस्टर्स का, जिसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ का इन सारी स्टेट्स में। ये क्या करेगा, ये ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ाएगा रीजन का। ये जो क्लस्टर्स हैं इन्हें डेवलप करा जाएगा बाय प्रोविजनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डेवलप करके स्किल्स को और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करके। दोस्तों, अर्बन मिशन इसलिए डेवलप करेगा क्लस्टर ऑफ स्मार्ट विलेजेस को। तीसरी बात, स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं, राज्य की सरकारें यहाँ पे क्लस्टर्स का पता लगाएंगी इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो क्लस्टर्स हैं ये जियोग्राफिकली कॉन्टिग्यूअस ग्राम पंचायत हो जिनकी पॉपुलेशन करीब 25,000 से 50,000 होगी इन प्लेन और कोस्टल एरियाज में, और पॉपुलेशन करीब 5,000 से 15,000 होगी डेजर्ट, हिली और ट्राइबल एरियाज में। दोस्तों, इन क्लस्टर्स के सिलेक्शन के लिए मिनिस्ट्री ने अडॉप्ट करा एक साइंटिफिक प्रोसेस को क्लस्टर सिलेक्शन का, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आती है डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे ऑफ द डेमोग्राफी, इकोनॉमी, टूरिज्म और पिलग्रिमेज की सिग्निफिकेंस के हिसाब से और ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के इम्पैक्ट के बेसिस पर। दोस्तों, ये स्कीम डेवलपमेंट करके अर्बन ग्रोथ क्लस्टर्स का इसका एम ये है कि ओवरऑल रीजनल ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना वुड दस इससे साइमल्टेनियसली गांव को काफी बेनिफिट होगा एज वेल एज अर्बन एरियाज को भी बेनिफिट होगा हमारे देश के। कैसे? बाय अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मजबूत बनाना रूरल एरियाज को, और जो इतना बर्डन आ जाता है ना, ये गांव से लोग भाग भाग के अर्बन एरियाज में आते हैं, तो इसे डी बर्डन करना। इस वजह से इससे क्या होगा, एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा और ग्रोथ होगा हमारे देश के अंदर। नेक्स्ट बात आती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है मतलब ग्रामीण आवास, ये बेस्ड है एक पैटर्न पे इंदिरा आवास योजना के, एंड इसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा रूरल एरियाज में पूरे ही देश के अंदर। दोस्तों, जो टारगेट ग्रुप होगा हाउसेस के लिए इस स्कीम के अंदर विल बी द पीपल, वो ऐसे लोग होंगे जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं रूरल एरियाज में, बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से, और या फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स हैं या नॉन एससी या एसटी कैटेगरीज के हैं। दोस्तों, ये अलॉटमेंट जो डेलिंग यूनिट्स का है ये होगा फीमेल मेंबर के नाम से बेनिफिशियरी हाउस होल्ड की, और ऑल्टरनेटिवली जो डेलिंग यूनिट है इन्हें अलॉट करा जाएगा इन द नेम ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे, या तो फीमेल के मेंबर के हाथ पे नाम पे होगा और या हस्बैंड वाइफ दोनों, क्योंकि भाई औरतों को भी तो सशक्त बनाना है ना, आदमियों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स है, हम डिस्कस करेंगे कि मानिए कि कभी कभी क्या होता है कि मेल्स मान लीजिए कि अगर मान लीजिए शराब वराब में इन्वॉल्व हैं तो वो पैसा उसमें खर्चा कर देते हैं, या जो है वो गए अपनी किसी खर्चे में कर लिया, या फीमेल को नहीं प्रोवाइड करा, तो ऐसे बहुत सारे जो है ड्रॉबैक्स होते हैं। इसलिए तो फीमेल मेंबर के नाम या तो दोनों के नाम पे करने की बात सरकार करती है। नेक्स्ट बात आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। स्कीम का एम ये है कि हम 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस देंगे बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिलीज को। गोल ये है भाई 3 सालों के अंदर, ये हमारा पूरा हो चुका था, हम फिर भी आपको बता रहे हैं कि गोल को अचीव कर दिया गया था डेडलाइन के पहले इवन। तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी ना, उसके पहले, उसके लॉन्च के पहले ही 62% इंडियन हाउस होल्ड के पास एलपीजी कनेक्शंस था, और अब तो 85% हाउस होल्ड के पास है। साथ में 60 लाख जो ये इसके बेनिफिशरीज हैं ये एलपीजी कनेक्शन पे स्विच करे हैं, है ना, एज अ प्राइमरी कुकिंग फूड। क्योंकि भाई इससे क्या होता क्या है ना कि भाई कोल वगैरह जो है उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता, औरतों को इतनी जो बीमारियां होती हैं चूल्हा धोने की वजह से वो नहीं होती हैं, है ना, और फायरवुड कलेक्ट करने जाती हैं जो ऐसे, है ना, ये सब नहीं होना पड़ता। उसके साथ आग वाग नहीं लगती है ना, बच्चे भी आराम से रहते हैं, धुआं नहीं होता घर के अंदर, क्लीन फ्लूड होता है औरतों के लिए, है ना। तो ये सारे फायदे हैं जो देखने को मिलते हैं इस योजना से। नेक्स्ट हमारी योजना आती है वो है प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत। इसी के अंदर ही आप समझिएगा प्रधानमंत्री
एलपीजी पंचायत। दोस्तों, जब ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बढ़िया सक्सेसफुल रही तो सरकार ने प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत को लॉन्च करा, जो कि एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म था रूरल एलपीजी यूजर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि सेफ यूसेज एलपीजी का, इसके बेनिफिट्स इन्वायरमेंट को लेके, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन हेल्थ, इसके साथ साथ यहाँ पे यूज फोरम का, ताकि मोटिवेट कर सके कंज्यूमर्स को एलपीजी का यूज करने के लिए रेगुलरली एज अ क्लीन कुकिंग फ्यूल के तौर पे। नेक्स्ट बात आती है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने इस स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा। ये स्कीम जो है ये फोकस करती है ऑन फीडर सेपरेशन, मतलब रूरल हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर, ठीक है, इस पे ये करती है। एंड मजबूत बनाने के लिए सारे सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि मीटरिंग करना सारे लेवल्स पे रूरल एरियाज के। तो इससे क्या होता है ना, इससे ये होता है कि पूरी तरीके से राउंड द क्लॉक पावर प्रोवाइड हो रूरल हाउस होल्ड को, और एक अच्छी एडिक्वेट पावर मिल सके एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को। दोस्तों, पहली जो स्कीम थी फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वगैरह, ये सब्स्यूम कर दी गई इस न्यू स्कीम के चलते एज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपोनेंट, और करीब 18,452 विलेजेस को चूज करा गया इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। सरकार ने क्लेम करा कि 15,183 गांव जो हैं इन्हें कनेक्ट करा जाए ग्रिड से बाय दिसंबर 2017। क्या ये तो हो भी चुका था, ये तो हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हो भी चुका था बहुत अच्छे से कि मतलब मीटर एटलीस्ट आ जाएगा, फिर वहां से बिजली वगैरह जाती रहेगी, और काफी हद तक ये देखने को भी मिला है। अगर आपको जरा सा भी अंदाजा है और जरा सा भी आप न्यूज में रहते हो तो यू विल फाइंड कि गाँव वगैरह के लोग अब काफी खुश भी है क्योंकि उनको वहां तक बिजली पहुंची है। इसके साथ नेक्स्ट बात आती है हमारी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में। दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, जो कहता है कि हमें रूरल पॉवर्टी से बाहर निकालना है गरीबों को, थ्रू कैसे सस्टेनेबिलिटी कमेटी इंस्टीट्यूशंस को बना के गरीबों के। दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा जाएगा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट, और फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 82 लाख से ज्यादा घर जो है वो मोबिलाइज हुए। करीब 6.96 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरे देश के अंदर, ये मैंने आपको पहले इसका डेटा बताया जब हम अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पढ़ रहे थे। तो यहाँ समझिए मोर देन 4.75 करोड़ औरतें जो हैं ये मोबिलाइज हुई हैं इनटू मोर देन 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने अभी 2-3 लेक्चर के पहले कम्प्लीटली एकदम डिस्कस करा है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम ये स्टेप रहा, ये स्कीम के माध्यम से इसमें औरतों को गांव की फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लाया गया। फिर आया बात मिशन अंत्योदय की। दोस्तों, मिशन यहाँ पे क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है सरकार की इंटरवेंशंस को विद ग्राम पंचायत एज द बेसिक यूनिट फॉर प्लानिंग। कैसे, एक सैचुरेशन अप्रोच को फॉलो करके बाय पूलिंग रिसोर्सेज, ह्यूमन हो चाहे फाइनेंशियल हो, ताकि सस्टेनेबल हाउस होल्ड मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये इट इज़ अ स्टेट लेड इनिशिएटिव फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि यहाँ पे जो रियल डिफरेंस है ना, बेस्ड ऑन मेजरेबल आउटकम्स टू द लाइवलीहुड ऑफ करीब बहुत सारे, अगर हम बात करें तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 5,000 रूरल क्लस्टर्स में, या 50,000 ग्राम पंचायत को 1000 डेज में। दोस्तों, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र, एमएसएमई क्लस्टर्स, दूसरे कुछ स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सब इन्वॉल्व है डेवलप करने में फुलेस्ट पोटेंशियल को इन सारे क्लस्टर्स का, कैसे इन्हांस करके प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। दोस्तों, पोटेंशियल इन सारे क्लस्टर्स का अगर देखें तो ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, टूरिज्म वगैरह है। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी दोस्तों, स्पेशली यंग सीईओज, स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स ये इन्वेंट करे गए ताकि इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सकें और पंचायत जो है वो पॉवर्टी फ्री बन सके। कैसे, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन और अच्छा करके और मार्केट से लिंक करके। नेक्स्ट हमारी बात आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। दोस्तों, गांव में रोड की कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट होने के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट का हम यहाँ पे इसके माध्यम से इकोनॉमिक और सोशल सर्विसेज को भी बढ़ा सकते हैं। इससे इन गांव वालों की एग्रीकल्चर इनकम भी बढ़ सकती है,
प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हमारे देश में बढ़ सकती हैं। एज अ रिजल्ट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो सकती है गरीबी को हटाने में, कम करने में। सरकार ने लॉन्च करी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 में, ताकि यहाँ पे ऐसी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस ऑल वेदर रोड प्रोवाइड कर सके जो जाड़ा गर्मी बरसात हर समय काम आ सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 50% सेस है हाई स्पीड डीजल पे। ये इस प्रोग्राम के लिए मार्क करा गया है। दोस्तों, वक्त के साथ साथ इसके अंदर बदलाव वगैरह तो लाए जाते हैं, और ये कवर करती है सारे ही रूरल एरियाज को। अर्बन रोड्स को एक्सक्लूड करा गया है इस प्रोग्राम की परव्यू से। इवन रूरल एरियाज में भी ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ रूरल रोड्स को कवर करती है, मतलब ऐसी रोड जो फॉर्मली क्लासिफाइड करी गई है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के नाम से या विलेज रोड्स के नाम से। फिर आई बात संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। दोस्तों, संसद आदर्श ग्राम योजना ये एक विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसे सरकार ने लॉन्च किया था अक्टूबर 2014 में। इसके अंडर हर एक मेंबर पार्लियामेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम डेवलप करेंगे फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 विलेजेस में बाय 2019। गोल ये था कि हम 3 आदर्श ग्राम्स को डेवलप करेंगे बाय मार्च 2019, और इनमें से भी इसे अचीव करा गया, एंड वन एक तो अचीव कर लिया गया था 2016 तक ही। इसीलिए 5 ऐसे आदर्श प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम पर साल, और डेवलप करा गया बाय, मतलब इसे सिलेक्ट करा गया और डेवलप किया गया बाय 2024 तक बात हुई थी। फार बियॉन्ड मेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो है इसका एम है कि हम कुछ वैल्यूज डालेंगे विलेजेस और उनके लोगों में, सो दैट कि ये एक मॉडल्स बन सके दूसरे लोगों के लिए। तो एक्टिविटीज मैंने बताई कि पर्सनल है, अगर इसकी बात करें ना, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है थ्रू संसद आदर्श ग्राम योजना, तो इसमें क्या है कि भाई हम पर्सनल हो गया, ह्यूमन हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया। तो पर्सनल में बहुत चीज़ें थी, पर्सनल वैल्यूज, क्लीननेस, ठीक है, इकोनॉमिक में लाइवलीहुड स्किल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाउस होल्ड में आपका एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन वगैरह, और सोशल में आपका वॉलंटरिज्म, सोशल वैल्यूज, सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस। तो बदलाव उसमें आते रहते हैं, उसके एक अलग की बात है। फिर आई बात प्रधानमंत्री आवास योजना, आप सुनते रहते होंगे, बहुत फेमस है। और ये इसलिए था कि हम गोल ये था कि हाउसिंग फॉर ऑल होगा 2022 तक। जो रूरल हाउसिंग स्कीम है इंदिरा आवास योजना की, इसे प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ाया गया था, और ग्रामीण एंड अप्रूव जो है करा गया ड्यूरिंग, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण करा गया आपका 2016 मार्च में। स्कीम के अंदर ये था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी कि घर पे पक्का घर बने सारे ही उन लोगों के लिए जो उनके पास घर नहीं है, हाउस होल्ड लिविंग है नहीं। और ये कहा गया कि हम 1 करोड़ घर बनवाएंगे, ये असिस्टेंस मिलेगी घर, पक्का घर बनवाने की अंडर द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द पीरियड 2016-17 से 18-19 के बीच में। स्कीम ये इम्प्लीमेंट करी गई गांव के एरियाज में, कैसे रूरल एरियाज में थ्रू आउट इंडिया करी जाएगी, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़। घरों की कॉस्ट को सेंटर और स्टेट जो है वो शेयर करेंगे, है ना। अब इसमें एक चीज क्या थी कि जो कॉस्ट होगी यूनिट असिस्टेंस की, इसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगी इन द रेशियो 60:40 प्लेन एरियाज में, और 90:10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज में। अब इसको लेके रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ निकला करता है, इतना हो गया उतना हो गया, वो मैं पीआईबी में आपको कवर करती रहती हूँ, तो मेरी पीआईबी डेली वाली जो है उसे फॉलो जरूर करते रहा करिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। दोस्तों, कैंपेन को किया गया अंडर द नेम ऑफ सबका साथ सबका गांव सबका विकास। ये इसलिए था कि हम हार्मनी को प्रमोट करें, अवेयरनेस को बढ़ाएं, प्रो पुअर इनिशिएटिव्स को लेके सरकार के, और गरीबों के घरों तक, पुअर हाउस होल्ड तक पहुंचे, ताकि इन लोगों को एक साथ लाएं और इनका फीडबैक ले सकें वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए कि भाई आपको कितना फायदा हुआ। As a special endeavor during the ग्राम स्वराज अभियान, सैचुरेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड या पर्सन ये करा गया, एंड अंडर 7, ये किसके अंडर किया गया, 7 फ्लैगशिप प्रो पुअर प्रोग्राम्स के अंदर इन 21,058 आइडेंटिफाइड विलेजेस में, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य उज्ज्वला स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मिशन इंद्रधनुष वगैरह। तो ये हमने यहाँ तक बात करी। अब बात आती है अर्बन डेवलपमेंट की। दोस्तों, इंडिया के अंदर देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, एंड 2050 तक करीब 50% इंडिया की पॉपुलेशन, करीब 814 मिलियन, ये मानी जा रही है कि ये अर्बन एरियाज में रहेगी।
इस हिसाब से देखिए तो आज का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज जो शहरों की हैं और टाउन्स की हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि इतने बढ़ते हुए अर्बन प्रोसेस को ये एक्सपैंड होते हुए एड्रेस कर सकें। कई सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, जिससे इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया गया देश के अंदर। जैसे कि इनमें दो मेजर जो हैं, ये ट्विन एफर्ट था स्मार्ट सिटीज मिशन का और अमृत स्कीम का। आइए आपको स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों, स्मार्ट सिटीज मिशन एक मेजर अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम था जिसे सरकार ने लॉन्च किया था डेवलप करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए लिविंग कंडीशंस को और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेलेक्टेड 100 सिटीज में शुरुआत में पूरे देश के अंदर। ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम का ये था कि हम सिटीज को मॉडर्नाइज करेंगे, वहाँ पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों को प्रोवाइड करके और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे वहाँ के नागरिकों को, सिटीजन्स को एक क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट देंगे और एप्लीकेशन देंगे स्मार्ट सोल्यूशन का। दोस्तों, प्रोग्राम को ऑफिशियली तो लॉन्च किया गया था 25 जून सन 2016 में एंड फर्स्ट फेज में 20 सिटीज को फंडिंग मिल रही थी, जिसमें इनको स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट किया जा रहा था। मेन फोकस ये था कि हम यहाँ पे एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे सिटीज का, एग्जिस्टिंग एरियाज को ट्रांसफॉर्म करके थ्रू रीडेवलपमेंट। एक दूसरा कंपोनेंट भी स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट का ये था कि हम न्यू एरियाज को डेवलप करेंगे या ग्रीनफील्ड एरियाज को साथ में स्मार्ट सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, यूज करके टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन और डेटा जो है माना जा रहा था कि इम्प्रूव करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को और सर्विसेज को इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट बात आती है फाइनेंसिंग ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में। दोस्तों, फाइनेंसिंग की बात करें इस मिशन की तो ये सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज एक साथ मिलकर कर रही थी। फंड लिया जा रहा था प्राइवेट सेक्टर से और विल बी इन्वेंटेड एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सपोर्ट मिल रहा था। ये सपोर्ट कर रहा था प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली। ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था उसे प्रोवाइड कर रहा था सेंटर, एज ये प्रोवाइड कर रहा था 48,000 करोड़ को ओवर द 5 ईयर्स, दैट इज ऑन एवरेज 100 करोड़ पर सिटी पर ईयर लगाया जा रहा था। तो सेंटर के कंट्रीब्यूशन को मैच करते हुए इक्वल अमाउंट ये स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज भी दे रहे थे। ऑल टुगेदर करीब 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के माध्यम से अवेलेबल थे स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए। और इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को हर सिटी जो है वो यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल को फॉर्म करती। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ, जैसे एडिक्वेट वाटर सप्लाई देना, स्टेबल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की हो, साफ सफाई हो, अर्बन मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया हो, सस्ते घर हो स्पेशली गरीब लोगों के लिए, आईटी कनेक्टिविटी हो, अच्छी गवर्नेंस हो, सिटीजन पार्टिसिपेशन हो, इसके साथ एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो, सेफ्टी सिक्योरिटी हो नागरिकों की, बच्चों की, बूढ़े लोगों की, और हेल्थ और एजुकेशन बढ़िया हो। नेक्स्ट हमारा अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये जो अमृत था अलॉन्ग विद स्मार्ट सिटीज, ये ज्वाइंटली प्लान्ड और लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा ताकि अर्बन लिविंग कंडीशंस को एक अच्छा बदलाव दे सके इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के माध्यम से। अमृत का एम ये था कि हम करीब 500 सिटीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे, टाउन्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक अच्छे एफिशिएंट अर्बन लिविंग स्पेसेस के तौर पे फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने यहाँ पे करीब 500 मतलब आप कह लो 500 सिटीज को सिलेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करी गई थी इस स्कीम के अंदर कि हम बढ़िया तरीके से यहाँ पे अप्रोच जो कि स्मार्ट सिटीज मिशन की है उस पर बेस करके काम करेंगे। और कैबिनेट ने 50,000 करोड़ रुपए को इस मिशन के लिए अप्रूव भी किया था, जिसे अगले 5 सालों में खर्चा करना था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होने के कारण 80% बजट सपोर्ट इसको सेंटर से मिलता था। दोस्तों, अमृत का मिशन ये था कि हर एक घर में एक्सेस हो टैप का, जिसमें साफ पानी आता हो और सीवेज कनेक्शन भी हो। साथ में दूसरी बात कि एम्यूनिटी वैल्यू सिटीज की बढ़े, डेवलप करके ग्रीनरीज को और वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेसेस को जैसे पार्क्स वगैरह हो। पोल्यूशन को कम करा जाए, स्विच करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या कंसल्ट करके फैसिलिटीज नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट की, जैसे वॉक कर लो या साइकिल कर लो। अब एक चीज़ आपको बताऊं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और अर्बन डेवलपमेंट को लेके, तो दोस्तों 2030 तक ये था कि भाई हम सारे ही एडिक्वेट, सेफ और अफोर्डेबल हाउसिंग बेसिक सर्विसेज देंगे। 2030 तक सेफ, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट होगा सबके लिए, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड होगा। 2030 तक हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे, पार्टिसिपेटरी और इंटीग्रिटी सस्टेनेबिलिटी ह्यूमन सेटलमेंट होगा, एक अच्छा अर्बनाइजेशन होगा सस्टेनेबल। फिर हम
सेफगार्ड करेंगे वर्ल्ड की कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को। 2030 तक हम रिड्यूस करेंगे डेथ को, है ना, कि लोग जो अफेक्ट हो जाते हैं ना बहुत सारे प्रॉब्लम से, या जो वजह होती है भाई जो डिजास्टर आता है और वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स आते हैं उनको हमें अलग करेंगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो सिटीज पे पड़ता है एडवर्स, उसे रोकेंगे। ग्रीन और पब्लिक स्पेसेस बढ़ाएंगे 2030 तक। नेशनल और रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग करेंगे। तो वही सारी चीजें इसके अंदर थी। नेक्स्ट बात आती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक। दोस्तों ये स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें क्या था, सरकार को ने इसको लॉन्च किया था कि हम यहाँ पे 2022 तक यहाँ पे हाउसिंग ऑल अर्बन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये एक सेंट्रल असिस्टेंस थी स्टेट और यूटीज को कि हम घरों को बनाएंगे सारे एलिजिबल सेक्शंस के लिए बाय कंसर्निंग द अर्बन स्लम्स एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। इसलिए स्लम का रिहैबिलिटेशन और अफोर्डेबल हाउसिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ये मेजर फीचर था इस प्रोजेक्ट का। दोस्तों प्रोग्राम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स थे जैसे कि स्लम रिहैबिलिटेशन, मतलब स्लम से लोगों को निकाला, है ना, और यहाँ पे हमने अच्छी जगह पे दिया विद पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स यूज करके लैंड को एज अ सोर्स। दूसरी बात कि अफोर्डेबल हाउसिंग होगी वीकर सेक्शन को, क्रेडिट वगैरह क्रेडिट लिंक सब्सिडी देके अफोर्डेबल हाउसिंग होगी इन पार्टनरशिप विद द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। उसके साथ साथ सब्सिडी होगी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन या इन्हांसमेंट। लास्ट आता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय के बारे में। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि हेरिटेज सिटीज को हम पूरी तरह से डेवलप करें। एम ये था कि हम प्रिजर्व करें और रिवाइटलाइज करें यूनिक कैरेक्टर हमारी हेरिटेज सिटीज का भारत की। पहले फेज में प्रोग्राम के करीब 500 करोड़ को एलोकेट किया गया था। इसमें फुल फंडिंग थी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 12 सिटीज जिसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर वगैरह को आइडेंटिफाई करा गया था इस प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्किल डेवलपमेंट का है। उसके अंदर अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आती है। दोस्तों ये एक फ्लैगशिप स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की। ऑब्जेक्टिव ये था कि स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम यहाँ पे देंगे ताकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन यूथ जो है वो इंडस्ट्री रेविलेंट, मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ यूथ के पास स्किल्स नहीं है। अभी आप किसी से पूछो काम करोगे, हाँ करेंगे, क्या काम करोगे, कुछ भी करा ले। अच्छा ये डिफरेंस आता है चाइना के साथ में जहाँ पे स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर स्किल होती है, तो इसकी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया था। स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। सेंट्रल स्टेट एफिलिएटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स थे और जिनको यूज कराया जाता है स्कीम के अंदर। ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर सॉफ्ट स्किल थी, पर्सनल ग्रूमिंग थी, बिहेवियरल चेंज था, क्लीनलीनेस और गुड वर्क एथिक्स थे। दूसरी आती है बात दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में। दोस्तों सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया के अंदर 55 मिलियन पोटेंशियल वर्कर्स थे जिनकी उम्र 15 से 35 साल के बीच है, 15 टू 35 ईयर्स के बीच में थी रूरल एरियाज में। सेम टाइम में वर्ल्ड में शॉर्टेज थी 57 मिलियन वर्कर्स की, बाय 2020 ऐसा था कि हो जाएगी। तो ये दिखाता है कि हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट करा इसको ताकि हम इस नेशनल एजेंडा को ड्राइव कर सकें फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, स्किल्स को डेवलप करके, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को डेवलप करके रूरल यूथ की फ्रॉम पुअर फैमिलीज। यहाँ पे कई चैलेंजेस भी थे जो इंडिया के रूरल पुअर को यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे थे कॉम्पीट करने से मॉडर्न मार्केट में, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन का ना होना, मार्केटेबल स्किल्स का ना होना। तो ये स्कीम सारी दिक्कतों को, गैप को भर के एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का बेंचमार्क इन सबको प्रोवाइड कर रहा था। इम्फेसिस ये था प्लेसमेंट, रिटेंशन, करियर प्रोग्रेशन और फॉरेन प्लेसमेंट का। फीचर्स की अगर हम बात करें इसकी, तो इससे ये था कि जो है गांव के मतलब पुअर और मार्जिनलाइज्ड एक्सेस लोगों को बेनिफिट मिले, आपका इंक्लूसिव प्रोग्राम डिजाइन हो, शिफ्ट करें एम्फेसिस ट्रेनिंग से करियर प्रोग्रेशन में, ग्रेटर सपोर्ट हो प्लेस कैंडिडेट्स का, प्रोएक्टिव अप्रोच हो ताकि बिल्ड कर सके प्लेसमेंट पार्टनरशिप को, इन्हांस कर सके कैपेसिटी को इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स की, रीजनल फोकस एक बात थी और स्टैंडर्ड लेड डिलीवरी भी एक बात थी। नेक्स्ट बात आती है हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज। दोस्तों स्कीम का एम ये था कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे स्किल ट्रेनिंग के लिए उन लोगों को जो डिसेबिलिटीज से जूझ रहे हैं। स्कीम कवर करती थी पर्सन्स को विद डिसेबिलिटीज विद नॉट लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो उनके पास जिसे कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी ने इशू करा हो।
30% रिजर्वेशन औरतों के लिए था एज एंडेवर टू इनकरेज वुमेन, एंड 30% टोटल इनटेक हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये इनमार्क करा गया था वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। दोस्तों इसमें यह था कि हम प्रमोट करेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को देश के अंदर। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये था कि हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को एंड एंगेजमेंट को बढ़ाएंगे अप्रेंटिसेस का फ्रॉम 2.3 लाख उस समय से लेके 50 लाख। स्कोप ये था, स्कीम हर एक कैटेगरी के इन लोगों को कवर कर रही थी एक्सेप्ट ग्रेजुएट, टेक्नीशियन वोकेशनल, मतलब ऐसे जो अप्रेंटिसेस हैं इनको छोड़ के बाकी सबको कवर हो रही थी, क्योंकि ये कवर हो रहे थे ना स्कीम जो एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एक्ट, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी इन सारे अपने अपने रीजन्स में फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटिंग देयर बिजनेस इन 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर्स ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे एक्ट कर रहे थे फॉर स्टेट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। फिर बात करते हैं हम स्किल डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज के बारे में। दोस्तों ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करा गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। एम था स्किल डेवलपमेंट का, इसके अंदर भी सीखो और कमाओ लर्न एंड अर्न, ये एक प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट स्कीम थी, इम्प्लीमेंट की गई थी 2013-14 में माइनॉरिटीज के लिए। एम ये था, जैसा नाम है, स्किल को बढ़ाना माइनॉरिटीज की यूथ की अलग अलग मॉडर्न और ट्रेनिंग ट्रेडिशनल स्किल्स में डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिफिकेशन, प्रेजेंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स और मार्केट पोटेंशियल को लेके, और जिससे इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता। इसी के अंदर एक आ रही थी उस्ताद। उस्ताद मतलब आपका अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। एम ये था कि हम प्रिजर्व करें रिच हेरिटेज को ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज के। इसी के अंदर एक थी नई मंजिल। इसमें था स्कीम का एम कि हम बेनिफिट करें माइनॉरिटी यूथ को जिनके पास फॉर्मल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, ताकि ये यहाँ पे इनको हम फॉर्मल एजुकेशन दे सकें और स्किल दे सकें, जिससे इनको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सके एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। उसके बाद इसी के अंदर एक थी हमारी मानस। मानस का फुल फॉर्म है मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स। ये एक ऑल इंडिया लेवल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही थी, है ना। ये बेस्ड थी टाइप्स पे विद लोकल नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये पीपीपी मॉडल पे थी, ताकि प्रॉपर ट्रेनिंग दे माइनॉरिटी पॉपुलेशन को, और उसके बाद प्रॉपर जैसे डिमांड है उस हिसाब से इनकी ज़रूरतें पूरी भी हो सके, मतलब इनको लगाया जा सके। फिर आई बात सोशल सिक्योरिटी को लेके। इसमें पहली स्कीम थी हमारी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। क्या है ये प्रोग्राम एक इंपॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड फुलफिलमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 41 और 42 में है संविधान के, रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर। पर्टिकुलर बताऊं तो आर्टिकल 41 संविधान का ये कहता है स्टेट को कि आप पब्लिक असिस्टेंस दीजिए सिटीजन्स को, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबल्डमेंट है, या दूसरे केसेस हैं जिसमें अनडिजर्व चाहत है उनकी विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम ये एक सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम है, जिसमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है बूढ़े लोगों को, विधवा औरतों को, डिसेबल्ड पर्सन्स को, और ऐसी बेरीव्ड फैमिलीज ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी, जो ब्रेड विनर था जो कमाता था उसकी डेथ हो गई अगर, तो बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। ठीक है, अब इसके अंदर और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एक है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, एक है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम एक वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, डिजाइन करी गई ताकि सब्सक्राइबर को इनेबल करें कि वो ऑप्टिमम डिसीजन ले सकें रिगार्डिंग देयर फ्यूचर थ्रू सिस्टमैटिक सेविंग्स ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना दोस्तों एड्रेस करती है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को वर्किंग पुअर की, और लॉन्गिट्यूडी रिस्क को अमंग द वर्कर्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये इनकरेज करता है वर्कर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि वो अपनी मर्जी से सेव करें अपने रिटायरमेंट के लिए। बेनिफिट्स ये हैं कि एक फिक्स पेंशन आती है सब्सक्राइबर को, जिसकी कीमत करीब 1000 से 5000 के बीच होती अगर ये इस कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम को 18 से 40 साल की उम्र के बीच में ज्वाइन करता। सेम पेंशन पेएबल होती उसकी पति या पत्नी को भी अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती।
तीसरी बात कि रिटर्न इंडिकेटिव पेंशन वेल्थ मिलता नॉमिनीज को अगर डेथ हो जाती है स्पाउस की भी। और कंट्रीब्यूशन जो कि अटल पेंशन योजना के हैं एलिजिबल थे टैक्स बेनिफिट लेने के लिए सिमिलर जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम में थे। फिर एक बात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। ये अवेलेबल थी उन लोगों को जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच की थी और इनका बैंक अकाउंट था। लोग जो ज्वाइन करते स्कीम को 50 साल पूरे होने से पहले, हालांकि कंटिन्यू टू हैव रिस्क ऑफ लाइफ कवर, 55 साल तक इनको लाइफ कवर का तो मिल ही रहा था ना, सब्जेक्ट टू प्रीमियम ऑफ पेमेंट। रिस्क कवर करीब 2 लाख रुपए का इन केस ऑफ डेथ अगर हो जाती किसी भी रीजन से। नेक्स्ट बात आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। ये अवेलेबल थे उन लोगों को जिनकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में थी और बैंक अकाउंट था। प्रीमियम इसका 12 रुपए था हर सालाना, मतलब पर एनम। और इसके अंदर रिस्क ये था कि डेथ होती है अगर मान लो तो 2 लाख, टोटल और इररिकवरेबल लॉस होता है दोनों ही आंखों का, या लॉस हो जाता है दोनों हाथों का, फीट का, या लॉस होता है साइड का एक आंख की, या फिर लॉस हो जाता है हैंड का या फुट का, तो भी 2 लाख मिलते। तीसरी बात, टोटल और इररिकवरेबल लॉस अगर साइड का हो जाता है एक आंख की, या लॉस होता है यूज का एक हाथ या एक फुट का, तो 1 लाख मिलते। नेक्स्ट बात आती है हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। दोस्तों ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का प्रोवाइड करना फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच को बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वालिटी फूड अफोर्डेबल प्राइसेस में उन लोगों को की जिंदगी, मतलब टू पीपल टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, ताकि इज्जत से रह सकें। फीचर्स की बात करूं तो कवरेज और एंटाइटलमेंट अगर हम देखें तो इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अप टू 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करा गया था। इसमें यह था कि हम 5 किलो पर पर्सन पर मंथ देंगे। और सिंस अंत्योदय अन्न योजना में पूरे सदर पुअर कवर हो रहे थे जो उस समय 35 किलो पर हाउस होल्ड पर मंथ ले रहे थे, तो यहाँ पे जो AAY हाउस होल्ड थे इनको प्रोटेक्ट किया गया था 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ। स्टेट वाइज कवरेज था इसके अंदर, और इसके साथ सब्सिडाइज प्राइसेस थे अंडर TPDS और इनका रिवीजन। आइडेंटिफिकेशन हाउस होल्ड का बताऊं तो ये स्टेट डिटरमाइन करती है ना कौन सा घर लिया जाएगा, और स्टेट और यूटी बताती। न्यूट्रिशन सपोर्ट और विमेन एंड चिल्ड्रन की बताएं तो प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स हो गए, चिल्ड्रन जिनकी उम्र 6 महीने से 14 साल हो गई, ये इंटाइटल थी मील्स के लिए, है ना, न्यूट्रिशन फॉर्म्स के हिसाब, न्यूट्रिशन नॉर्म्स के हिसाब से अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और हायर न्यूट्रिशन नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करे गए थे फॉर मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज। फिर इसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी था कि 6,000 रुपए तक तो देंगे ही देंगे मैटरनिटी बेनिफिट। विमेन एम्पावरमेंट के लिए था कि एल्डेस्ट विमेन जो घर की थी जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, या पर्पस इशू करने के लिए राशन कार्ड को, ठीक है। उसके साथ ग्रीवियांस एडिशनल मैकेनिज्म भी था। कॉस्ट अगर हम देखें इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स और FPS डीलर्स मार्जिन की, ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी थी। फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जा रहा था बेनिफिशियरीज को। पेनाल्टी भी थी, अगर प्रोविजंस थी पेनाल्टी की भी, अगर पब्लिक सर्वेंट या अथॉरिटी मान लीजिए कुछ गलत काम करते हैं, फेलियर है, रिकमेंडेड चीज़ के हिसाब से नहीं दे पाते हैं, और कुछ अगर मान लीजिए खबर आती है डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियांस एडिशनल ऑफिसर की, तो ये पूरी कहानी हमने यहाँ पे डिस्कस करी। नेक्स्ट आता है एनालिसिस बाय नीति आयोग एक्शन एजेंडा 2017 से 20 वाला। तो अभी हम इसको इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ओवर हो चुका है, तो इसको हम एजेंडा ऑलरेडी हो चुका है, इसमें मनरेगा वगैरह को कवर किया गया है। तो एज सच इसको मतलब मनरेगा और हाउसिंग और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये ओल्ड वाला नहीं कर रहे हैं हम इतना, और हम रेगुलर के हिसाब से ही करेंगे जैसा भी है, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट को लेके हमने स्कीम्स वगैरह बता दी, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम करंट में करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा सिर्फ डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट बचेगा जिसे हम कवर कर लेंगे। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे मेरे काम में सपोर्ट करने के लिए। फेसबुक पे इन लेक्चर्स को पाने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। बाकी आप डेली MCQs को अटेंड कर सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन PDF आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगी। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू फॉलो मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।